हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स के यूनिट सेकंड जो है उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यू को 2 से 3 पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में ही समेट दूं पूरे एमसीक्यू को। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट है और आने वाले दिनों में फिर हम लोग पार्ट सेकेंड करके कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कोप्लेनर फोर्सेस मतलब कपल ऑफ मोमेंट, फिर आपका कैटनरी, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उस पर आधारित कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक, चूँकि कुछ एमसीक्यू तो आपके डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड हैं, कंडीशन और डेफिनीशन बेस्ड हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यू क्या है आपके कंप्लीट 1 से 2 पेज उसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आने वाला है। इस वजह से उन एमसीक्यू को स्क्रीन पर 1 से 2 पेज सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस लेक्चर को कराने के पहले मैं ये मान चुका हूँ कि आपने थ्योरी पूरा पढ़ लिया है। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे के आगे बढ़ता चला जाऊँगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है। तीनों में से किसी पे भी जहां आपको मन करे वहां जाके आप किसी भी क्वेश्चन का सलूशन ले सकते हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में उस एमसीक्यू को भी देख सकते हैं। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ a system of forces acting on a rigid body is R। कह रहा है कि इसमें से जनरल कंडीशन क्या होगा इक्विलिब्रियम का, अगर सिस्टम ऑफ फोर्स जो है किसी रिजिड बॉडी पे लग रहे हैं तो क्या होना चाहिए। जो जनरल कंडीशन होना चाहिए, यक्स 0 होना चाहिए, मतलब ओ एक्स के लांग जो फोर्स है वो 0 होना चाहिए, ओ वाई के लांग जो फोर्स वाई है वो 0 होना चाहिए, तथा साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ कपल जी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए, मैं इसके पूरे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट का डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि आप डेरिवेशन वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर चुकेंगे। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि द मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट एच के। हो सकता है आप अल्फा बीटा के अबाउट पढ़े हों, या हो सकता है आप एक्स वाई के अबाउट पढ़े हों। ठीक, तो किसी के भी अबाउट अगर आप पढ़े हों, इस तरह करके कुछ पढ़े होंगे। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच और वाई है। ठीक, ये कुछ इस तरह है। मान ले रहा हूँ मैं इधर ये क्या डिस्टेंस एच है और ये डिस्टेंस क्या होगा, के होगा। ठीक, इधर जो फोर्स लग रहा है ओ एक्स के लांग क्या है, एक्स है, ओ वाई के लांग वाई है, और मान ले रहे हैं जो जी है वो क्या है, कपल ऑफ मूवमेंट है। टोटल कपल ऑफ मूवमेंट हमको बताना है, क्या जी डैश बताना है। तो जी डैश का वैल्यू आप लोग को सॉल्व कराया गया होगा, आप लोग सॉल्व किए होंगे। जी डैश इक्वल टू इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स। ठीक, हो सकता है आप इस फिगर के माध्यम से इसको सॉल्व किए हों। ये ये वाई एक्स ओ और कई सारे पॉइंट लेके ए बी करके आप इसको सॉल्व करके निकाल लो, जिस भी तरीके से आप निकाले होंगे। ठीक, इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है, डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं आई थिंक। ठीक, तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स। ठीक, वाई क्या है, ओ वाई के लांग है आपका फोर्स, और एक्स क्या है, वो एक्स के लांग फोर्स है, और क्या क्या है, जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट है। ठीक, आप ये भी कर सकते हैं, एच जो है ये एक्स एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, और एच क्या है, के क्या है आपका, वाई एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोर्स P 2P 3P एक्ट along द साइड्स ऑफ ट्राई एंगुलर formed by the line x equal to 0, y equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 3x plus 4y is equal to 5, then मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज। ठीक, ये ट्राइंगुलर से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ट्राइंगल कर लीजिएगा इसको। ठीक, मतलब P 2P 3P क्या है, किसी ट्राइंगल के
साइड के करस्पॉन्डिंग क्या है, फोर्स हैं जो किसको जो किस लाइन से मिलके बना है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 को मिला के बना हुआ है। मतलब मान ले रहे हैं ये क्या है, आपका एक ट्रायंगल है OAB। ओके, एक ट्रायंगल है OAB। मान ले रहे हैं इधर जो फोर्स लग रहा है आपका क्या है, इधर जो फोर्स है आपका P है। ठीक, ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है आपका, ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये P है, ये 2P है, ये 3P, ऐसे भी आप ले सकते हैं। ठीक, ऐसे कोई क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। किस किस साइड के करस्पॉन्डिंग, x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका जो फोर्स है, क्या है आपका P है, तो x इक्वल टू 0 ये होगा। तो अब ये कंडीशन हो गया, जब x इक्वल टू 0 दे दिया गया है तब P आपको इधर ही लेना पड़ेगा, y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, मतलब OB के अलांग जो फोर्स है P है, और y इक्वल टू 0 ये लाइन होगा। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके अलांग जो फोर्स होगा 2P होगा, क्योंकि कंडीशन दे दिया गया, तब इसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तब आप P और 2P को इंटरचेंज करेंगे, वो मैं ध्यान नहीं दिया, ऐसे बोला हूँ कि किसी को किधर ले लीजिए। ठीक, अब फिर इधर जो होगा 3PO किसके करस्पॉन्डिंग है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग है। तो ये लाइन आपका क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब यहाँ से जाके इसको सॉल्व करिएगा, रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा। ठीक, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से जाकर आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट तो क्या होगा, इसका आसान है, क्या होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, आप सॉल्व करिएगा, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्टिंग ऑफ सिंगल रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स सेज एच। ठीक, इसका क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतने टाइम नहीं है कि आप एक एक वैल्यू बैठ के डिराइव करके और उसको रिजल्ट तक पहुँचें। ठीक, तो इस वजह से आप थ्योरी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तथा उसके रिजल्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप डायरेक्ट ट्रिक करके आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन इन स्ट्रिंग इज। कह रहा है किसी स्ट्रिंग में जो वर्चुअल वर्क डन होता है वो कितना होगा, टेंशन के थ्रू। ठीक, तो मान लीजिए कि आप इसका कंडीशन पढ़े होंगे, ए बी क्या है, इसका लेंथ है। फिर क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा टेंशन प्रोड्यूस करके थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज कर दिए। मान ले रहे हैं ये जो लेंथ है अब क्या हो गया हमारा, ये यम है, और ये मान ले रहे हैं यल हो गया। ठीक, कुछ ऐसे हो गया, और ये इससे थीटा एंगल पे है, और इसको अब A डैश B डैश कर दे रहे हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए टेंशन इसका कुछ लगा रहे थे हम। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप फार्मूला लिखिएगा। जो आप फार्मूला लिखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट रहेगा। ओके, फिगर बना दिया, इसके माध्यम से आप फार्मूला लिख के वहाँ निकाल सकते हैं। ठीक, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी क्यू आर एक्ट अलॉन्ग द साइड ऑफ ट्रायंगल बाय द लाइन, 3 लाइन दिया गया है जिसको मिला ट्रायंगल बन रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इट्स। ठीक, इसको भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी को तीसरा नंबर क्वेश्चन किए हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता ये भी है, बस इस ट्रायंगल जो है उसका साइड क्या अलग अलग है। ठीक, तो जब ट्रायंगल का साइड अलग अलग है तो उसको आप कुछ इस तरह ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ड्रा किया जाए तो y इक्वल टू 2 लाइन ये होगा आपका। ठीक, पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू 2 हो गया। और फिर आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाला लाइन ये हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाला लाइन। और इधर क्या हो गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 वाला लाइन हो गया। आप लाइन को तो ड्रा कर ही लेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं, आप कोऑर्डिनेट दिया कैसे लाइन किधर से जाएगा। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा, आसानी से मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। एक यहाँ से ड्रा कर लीजिएगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर लीजिएगा। ड्रा करके जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। ओके, r इज इक्वल टू √b स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई r इन ब्रैकेट p प्लस क्यू। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज। ये तो आप जानते होंगे, प्रूव भी किए होंगे, क्या होता है, 0 होता है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इज। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, 1/h इज ग्रेटर देन 1/r
1 बाई कैपिटल आर प्लस 1 बाई स्मॉल आर। जो नोटेशन है उनके मीनिंग को आप जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। और फिर जब छोटा होगा यह रिलेशन क्या हो जाए, लेसर का हो जाए, मतलब कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है, तो क्या हो जाता है 1 बाई एच इज लेस देन 1 बाई आर प्लस 1 बाई कैपिटल आर प्लस 1 बाई स्मॉल आर, ठीक। और यही जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन होता है, ठीक। तो उसको भी दिमाग में आप रखिएगा। अब देखिए कैटेनरी पे एक बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, कह रहा कि द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज, इसको आप प्रूव किए होंगे। जो इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है क्या होता है, यस इक्वल टू सी सेक साई होता है, ठीक। ये सब आपके मिड टर्म एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज, कॉमन कैटेनरी का जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो क्या है, तो क्या होगा आपका y इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, ये क्या होगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन होगा, ओके। फिर देखिए कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर कॉमन कैटेनरी, कह रहा है कॉमन कैटेनरी के लिए कौन सा रिलेशन इसमें से क्या है आपका करेक्ट है। तो देखिए अगर यहाँ कॉमन कैटेनरी का अगर आप बात करते हैं, अगर कॉमन कैटेनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वाला भी क्या आपका कॉमन कैटेनरी का इक्वेशन है तथा साथ ही साथ ये भी कॉमन कैटेनरी का इक्वेशन है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए और बी होगा दोनों राइट होगा, और ये चीज डी ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई फॉर अ कॉमन कैटेनरी इज, एक्स और साई में जो रिलेशन होगा किसी कॉमन कैटेनरी के लिए वो क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए पहला नहीं, ये पहला तो रिलेशन नहीं होगा। दूसरा रिलेशन देखिए इसमें भी नहीं होगा। अगर इसमें ऐसे लिख दिया गया रहता एक्स इक्वल टू सी लाग सेक साई, एक मिनट नीचे लिख रहा हूँ मैं, अगर बी वाला ऐसे लिखा रहता सी लाग सेक साई प्लस टेन साई, तब जाके क्या हो जाता है, ये आपका रिलेशन हो जाता साई और यक्स में। लेकिन यहाँ यक्स लिखा हुआ है, इस वजह से ये भी नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि दिए गए रिलेशन में से कोई भी रिलेशन यक्स और साई के रिलेशन को कॉमन कैटेगरी के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक। 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट, आप यहाँ कह सकते हैं वाई भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनेट वाई फॉर कॉमन कैटेनरी इज, तो इसको आप प्रूव किए होंगे, देखे होंगे क्या होता है, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, ठीक। ये क्या होता है, टेंशन और ऑर्डिनेट वाई में क्या होता है, रिलेशन होता है, ओके। अब फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन केस ऑफ कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, तो मास पर यूनिट लेंथ जो प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, कास हाइपरबोलिक यस बाई ए के होता है। देखिए इस लेक्चर को अगर आप थ्योरी पढ़ के देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं थ्योरी के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को आप देखेंगे जब प्रूव किए होंगे तो एक एक पेज के आसपास के हैं, डायरेक्ट रिजल्ट से MCQ बना हुआ है, इस वजह से थ्योरी पढ़ के इस लेक्चर को देखिए, ठीक। 15 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग्स, सॉरी एन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू। इस पे भी आप क्या किए होंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, इसका आपकी बुक में जाके देखिएगा, न्यूमेरिकल है, वहीं से MCQ लिया गया है, ठीक। किसके बराबर आता है, ये आपका 1/रो सेक स्क्वायर साई के बराबर ये आता है, ठीक। 1/रो सेक स्क्वायर साई के बराबर आता है। आप जाके उस न्यूमेरिकल को देखिएगा, वहीं से बना हुआ, ठीक। एग्जाम में भी इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, जरूर नहीं है कि जो आपको बुक के पीछे दिया हो MCQ उसी में से, ऐसा नहीं है, आपके थ्योरी में से भी MCQ बनाया जाता है। ऐसे पिछले 3 सालों में देखा गया, मतलब पिछले 3 सेमेस्टर में देखा गया। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर अ कॉमन कैटेनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कर रहा है कॉमन कैटेनरी के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है आपका, पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं एक्स इक्वल टू सी लाग वाई प्लस यस डिवाइडेड बाई सी, ये आपका क्या है, करेक्ट है, ओके।
कैटेनरी आप पढ़े होंगे तो इससे रिलेटेड किसी भी एमसीक्यू में आपको दिक्कत नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग्स in the form of parabola whose focus is S under the action of normal force only, then the force at any point P varies। ये भी देखिए आप पढ़े होंगे, जो R का रिलेशन देखे होंगे कैसे आया होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, SP के पावर 3/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया होगा। ये देखिए R करके ऐसे आप अपने बुक में पढ़ेंगे। ठीक, इस वजह से मैं कह रहा हूँ थ्योरी आप जरूर पढ़ के एग्जाम में जाएँ, किसी भी थ्योरी से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। अगर कोई अच्छा टीचर पेपर बनाएगा तो डेफिनेटली बुक के ऑप्शन को छोड़ के थ्योरी में से क्वेश्चन एराइज कर देगा। तो इस वजह से बस बुक के ऑप्शन के भरोसे मत रहिए आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड अपॉन अ पेग एट डिस्टेंस b from the wall, then inclination of beam along vertical edge। ये भी न्यूमेरिकल आप किए होंगे। जब इस न्यूमेरिकल को किए होंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन आया होगा, साइन इनवर्स b/a के पावर 1/3। ठीक, इस लेक्चर में जितने भी एमसीक्यू कराए गए हैं, कुछ क्या आपके फॉर्मूले बेस्ड हैं, कुछ क्या कंडीशन बेस्ड हैं, और कुछ क्या आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। इस वजह से आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी ये एमसीक्यू समझ में आने वाला है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम लोग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ आपको जुड़ना हो जुड़ जाइए, ताकि आगे आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू।